पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग यानी इंटरकोर्स के बाद होने वाली ब्लीडिंग यानी आपसी ताल्लुकात के बाद होने वाली ब्लीडिंग, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं पिछले 22 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज हम बात करेंगे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग और इसकी वजूहात के ऊपर। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग क्या होती है? पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग ये होती है कि आपसी ताल्लुकात के बाद अगर फ़ीमेल को ब्लड स्पॉट्स आते हैं या क्लॉट्स पास करती है, इसे हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फिज़ियोलॉजिकल भी हो सकती है लेकिन ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकती है। सो अगर कभी आप इस सूरत हाल से गुज़रते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, स्पेशली अगर ये बार बार हो रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है, जो सिंपलेस्ट रीज़न जिसे हमने फिज़ियोलॉजिकल कहा है, फिज़ियोलॉजिकल ये होता है कि बाज़ दफ़ा पीरियड्स के करीब अगर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो रही होती है तो समटाइम्स वो कोई अर्ली पीरियड्स भी हो सकते हैं, और कभी अगर इट्स जस्ट कि वन टाइम हुई है तो वो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि समटाइम्स ये होता है कि अगर बार बार अगर क्वाइटस हो रहा है तो उसके बाद भी पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो जाती है। उसकी रीज़न होती है वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, कोई छोटी मोटी इंजरी हो सकती है जिसके साथ ये ब्लीडिंग होती है, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये सेल्फ हीलिंग होती है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ का मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई बीमारी छुपी है, यानी अगर आपको बार बार पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रही है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें कि इसकी वजह क्या है। अब इसकी वजूहात के अंदर एक तो हो सकता है कि नॉन मेलिग्नेंट कॉजेज़ यानी नॉन कैंसर कॉजेज़ हो सकते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है तो हम इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यूट्रस के मुंह का कैंसर की कोई इनिशियल स्टेज यानी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन हो सकती है या कोई मेलिग्नेंट कंडीशन हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर जिसे हम कहते हैं। इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है और इसको इन्वेस्टिगेट बहुत हम ईज़िली कर सकते हैं अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इसका जिक्र करते हैं तो वो आपका स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि इतना पेनफुल नहीं होता, और वो उसके बाद आपको एक स्मेयर टेस्ट बताते हैं जिसे पैप टेस्ट करते हैं आम ज़ुबान में। उससे हमें पता चल जाता है कि एटलीस्ट ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फिज़ियोलॉजिकल जो कॉजेज़ हैं उससे तो किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पैथोलॉजिकल कॉजेज़ लाइक पॉलिप है तो पॉलिप हमें रिमूव करना पड़ता है, अगर इन्फेक्शंस हैं तो उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने एग्ज़ामिन किया है और उसे कोई सस्पिशियस लुकिंग सर्विक्स लग रहा है, उसे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और वो उसका इलाज फिर रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कोई प्री मेलिग्नेंट प्रॉब्लम में आ रहा है, कोई ऐसी है जो प्रॉब्लम कर सकती है या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो वो डिपेंड करता है कि वो स्टेज क्या है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सब लोगों को ये मैसेज पहुंच सके कि अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो फ़ौरी तौर पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए ताकि आपके टेस्ट वक्त पर हो सकें और वक्त पर ही इलाज मुमकिन हो।